जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपके अपनी परिवार टारगेट विद सम्राट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अगला पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु संख्या। कल तक जो क्लास हुई थी परमाणु संख्या तक हुई थी, उसके आगे हम करने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं क्या है परमाणु संख्या। आइए देखते हैं। परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। मतलब कि परमाणु संख्या जो होती है उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यह परमाणु संख्या जो है वो केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आइए आगे चलते हैं, क्या पॉइंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ये खड़े खड़े स्तंभ, कॉलम, इंग्लिश में जिसे हम कॉलम कहते हैं, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं? 18 होते, 1 से लेकर 18 तक होते हैं। और इन्हें ही समूह कहते हैं, मतलब ग्रुप्स कहते हैं। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब 7 क्षैतिज पंक्तियां, जैसा कि आपको हमने कल बताया ही था फर्स्ट पार्ट में इसकी, कि इस समूह क्या है और इसके पंक्तियां क्या हैं। मतलब क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो आवर्त जान लेते हैं क्या है। तो आवर्त जो पड़ी हुई लेटी हुई लाइनें होती हैं उन्हें ही आवर्त कहते हैं। ये होती हैं 1 से लेकर 7 तक, ये क्षैतिज लाइनें होती हैं, तो इन्हें ही आवर्त कहते हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों के कोषों की संख्या। कोष क्या है? कोष मतलब कक्षाएं। जैसे कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिया हमने, तो ये इसको देखेंगे Na सोडियम। तो ये आप बताइए कि ये किस आवर्त में स्थित है। तो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितनी जगह यह वैल्यू रखी जाएगी उतने ही आवर्त होते हैं। अब देखिए कैसे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। अब कितना बचा इसका परमाणु क्रमांक, क्योंकि 11 होता है। तो ये 2 और 8 10 हो गए, 1 बचा। तो ये कितनी जगह उपस्थित है? 2 8 1, तो 1 2 3 जगह है। तो ये तीसरे आवर्त में, मतलब ये 1 से लेकर 7 तक होती है, तो तीसरे आवर्त में स्थित होती है। आइए ऊपर देख लेते हैं ये बात सत्य है कि नहीं। तो आइए ऊपर चलते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। अब देखते हैं सोडियम। अब सोडियम देख लीजिए, ये Na है सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 11 है। आपको दिख रहा होगा कि 11 है इसका, 11 इसका परमाणु क्रमांक है। मतलब परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आप जान लीजिए। और ये तीसरे आवर्त में स्थित है, आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता दिया। आइए आगे चलते हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि जो ये पढ़ा रहे हैं इसकी आप नोट्स जरूर बनाते जाएं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की नोट्स ही हैं, ये बुक नहीं है, ये नोट्स है। तो आप इस नोट्स को बनाते रहें। इसी के अंदर से आपका एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इसी के अंदर से पूछा जाएगा। या आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, वनडे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो अगर उसमें साइंस पूछी जा रही है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये आपका साइंस के पार्ट के अंदर का ये ज़रूर आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मेन बात ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अपने आगे टॉपिक पर चलते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक तो हमने बता दिया सोडियम, और उदाहरण है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो पहली कक्षा में 2 और
दूसरी कक्षा में 1 हो गया। तो ये जब 2 जगह ये उपस्थित है, मतलब 2 कक्षाएं हैं इसकी, तो इसका मतलब है ये दूसरे आवर्त में स्थित तत्व है लिथियम। लिथियम दूसरे आवर्त में स्थित है। अब बेरिलियम की बात कर लेते हैं, Be, तो इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो 2 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2, ये चीजें हैं। अब बोरान का 5 होता है, तो 2 और 3, और कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। और ये इन नाइट्रोजन पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जितने कक्षा होंगी उतने ही आवर्त में वह तत्व रखा होगा। जैसे कोई तत्व 3 कक्षा में रखा जा रहा है, तो वो आवर्त सारणी के आवर्त थर्ड में उपस्थित होगा वह तत्व। आइए आगे जानते हैं क्या है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब ये क्या चीज है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, जैसे कोई हाइड्रोजन है जो कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर वह इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो अगर 5 है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप 8 से माइनस कर दीजिए। 8 से जब आप माइनस करेंगे, 8 से सॉरी जब आप माइनस करेंगे 5 को, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जब 3 बचेगा तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अब संयोजकता 4 से कम ही होती है, 4 होगी या तो 4 से कम होगी। किसी भी तत्व की आप ले लीजिए, संयोजकता जो है 1 से लेकर 4 तक होगी। अगर वह संख्या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से अधिक जब बढ़ेगी, तो अगर बढ़ेगी तो उसे 8 से माइनस कर देंगे। जब 8 से माइनस कर देंगे तो जितना माइनस करने पर निकलेगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। ये चीज है। तो देखते हैं, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसकी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और इसको संतुलित, मतलब इसमें संतुलित करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब 2 हो, अगली कक्षा में 8, फिर 18, फिर 32, तब ये संतुलित रहता है। अगर इसमें से कम ज़्यादा होते हैं तो उनको संतुलित करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है या तो किसी से लेना पड़ता है। जितना वो देगा वही संयोजकता उसकी कहलाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो दूसरे को देगा। तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसे 1 की जरूरत है, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 1 होगा। अब लिथियम की बात कर लेते हैं, Li लिथियम की बात कर लेते हैं। ये किस आवर्त में स्थित है? इसमें दो कक्षाएं हैं, तो मतलब कि ये दूसरे आवर्त में स्थित है। जब दूसरे आवर्त में स्थित है तो अब इसकी अंतिम कक्षा देख लेते हैं। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। लिथियम की संयोजकता 1 होगी। अब बात करते हैं Na, ये सोडियम है, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है इसमें, ये Na सोडियम है। आपको ऊपर बताया ही था Na सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 1। ये कितनी कक्षा में उपस्थित है? 3 कक्षाओं में उपस्थित है। 3 कक्षाओं में उपस्थित है, तो यह किस आवर्त में पाया जाएगा? आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में यह तत्व पाया जाएगा। और
इसकी अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा। आइए बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। 19 होता है परमाणु क्रमांक 19। के फॉर पोटेशियम, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके परमाणु क्रमांक 19 होती है, 19 होती है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो 2 8 8 1, 2 8 8 1। अगर आप इस तरह करते हैं कि 2 8 9 कर देते हैं तो यहाँ पर 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नियम है कि पहले इसमें चौथी कक्षाएं जब 2 हो जाएंगी, जब यहाँ पर 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब ये भरना शुरू करेगा। ये जो नियम है आपको 11th में बताया जाएगा। यहाँ पर आप इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए नॉर्मली। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 1, 2 8 8 1 है। तो ये इसमें 4 कक्षाएं हैं, तो ये चौथे आवर्त में पाया जाएगा। और इसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। आइए बात करते हैं आगे। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 समान रहती है। संख्या 1 है तो इसकी सभी आवर्त में सभी तत्वों के में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 समान है। एक इसमें लास्ट में, एक इसमें लास्ट में, एक इसमें लास्ट में, एक इसमें लास्ट में। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? ये और ये एक ही समूह में आ रहे हैं, ग्रुप 1 में आ रहे हैं। हेलिना ने की रब से फरियाद, तो एक ही समूह में आ रहे हैं, पहले समूह में। तो पहले समूह में आ रहे हैं तो उसकी संयोजकता होगी 1, सभी की 1 1 होगी। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे समूह में नीचे जाने पर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, चौथा ये है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इसमें देखिए कक्षाओं की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ये बात इसमें बताई जा रही है। आइए आगे चलते हैं। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। अब आवर्त की बात आ गई, मतलब जो आवर्त होगा, जैसे 3rd आवर्त है तो उसमें पता चल जाएगा ये इसमें उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी कक्षाएं 3 हैं। 3 कक्षाओं में उनके इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। 4 है तो उन तत्वों वो 4 आवर्त, चौथे आवर्त में अगर कोई तत्व रखा है तो सभी तत्व जितने भी चौथे आवर्त में रखे हुए हैं, सभी के जो कोष होंगे समान होंगे, कक्षाएं समान होंगी। जैसे 4 चौथे आवर्त में है तो सभी में 4 4 कक्षाएं होंगी, 5वें में है तो 5 5 कक्षाएं होंगी। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आइए आगे चलते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां n दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है। अब ये क्या है? जो आपको हम बता रहे थे कि 2 8 18 32, ये चीज़ आपको बताई थी हमने, वही चीज़ है ये। अब इन्हें आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका एक सूत्र है जो आपको सामने दिया गया है, 2n²। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ये आ गया 2। n की जगह 2 रखेंगे, सॉरी n की जगह 1 रखा तो ये n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। जब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में गुणा होगा, मल्टीपल होगा, तो ये 2 आएगा। अब K वाले में L वाले में इसमें 2n मतलब कक्षाएं, n मतलब कक्षाएं। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ये चीज बता रही है। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता
को बताती है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति मतलब वो जहाँ पर रखे गए हैं वो रासायनिक क्रियाशीलता को दर्शाते हैं, बताते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में आपको 11th में जानने को मिलेगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का निरूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आइए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो पहले इसमें पहला पॉइंट है संयोजकता। पहला पॉइंट है संयोजकता। आइए संयोजकता के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया ही था कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित तत्वों की जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। बट अगर 4 से अधिक है परमाणु संख्या, 4 से अधिक अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसको 8 से माइनस कर देंगे, जितने भी बचेंगे तो उतनी संयोजकता हो जाएगी। तो आइए चलते हैं संयोजकता के बारे में जानते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया कि परमाणु के किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। और आवर्त सारणी में अगर हम किसी समूह में, मतलब कि समूह किसे कहते हैं, जो क्षैतिज लाइनें ऊर्ध्वाधर लाइनें होती, ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो वो संयोजकता समान रहती है। जैसे पहला समूह है तो सभी उसमें उपस्थित उस समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता 1 होगी। दूसरे में सभी तत्वों की संयोजकता 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में फिर 1 हो जाएगी। ये बात दर्शाना चाह रहा है। जब पांचवा आवर्त आएगा, जब पांचवा समूह आएगा तो पांचवें समूह का मतलब है किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। अब आवर्त की बात कर लेते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब कि जो आवर्त ये क्षैतिज लाइनें होती हैं, बाएं से जब दाएं की तरफ जाएंगे तो पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 बढ़ती चली जाएगी, फिर उसके बाद घटती चली जाएगी 0 तक। 0 लास्ट में आएगी। आपको हमने बताया था कि अक्रिय गैसें हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, आपको बताया था लास्ट वाली जो समूह है 18 समूह है, तो उसमें जो उपस्थित तत्व हैं अक्रिय गैसें हैं। उसमें अक्रिय गैसें मतलब कि उनकी कक्षाएं भरी हुई हैं, उनकी संयोजकता 0 है। अब बात करते हैं तीसरे आवर्त के तत्वों के बारे में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखिए संयोजकता यहाँ पर दिखाई गई है। अब ये जो तत्व स्थित हैं ये आवर्त में, तीसरे आवर्त में, मतलब आवर्त का ऊपर आपको बताया ही गया कि बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ेंगी, फिर उसके बाद घटकर 0 हो जाएंगी। तो पहले देखिए सोडियम का 1 2 3 4, फिर उसके बाद घटना शुरू 3 2 1 फिर 0। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब परमाणु साइज क्या है, परमाणु साइज के बारे में देखते हैं क्या है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में 72 कोश की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। मतलब कि कोई तत्व है, अब जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 2 फिर 5 रखा जाएगा तो 7 हो गया। तो ऐसे बनाते हैं। ये
ये इसका केंद्र बिंदु है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित हैं, पी और एन स्थित हैं। अब ये पहली कक्षा हो गई और ये पहले हम ऐसे रफ बनाते, ये पहली कक्षा ये हो गई, ये, और दूसरी कक्षा ये हो गई। तो नाइट्रोजन में 7 परमाणु क्रमांक होते हैं और 2 और 5 में बटे रहते, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित हो गए और अंतिम वाली में, दूसरी में 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्र से कोष की बाह्यतम दूरी, बाह्यतम कोष से केंद्र की दूरी, मतलब केंद्र यहाँ है और ये बाह्यतम कोष यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये इतनी पूरी दूरी जो है यही परमाणु साइज कहलाती है। अगर और कोई बड़ा तत्व है, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो उसमें एक कोष और बढ़ जाएगी, 3 उसमें कोष हो जाएंगे। तो केंद्र से अंतिम कोष के बीच की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश की क्रमिक वृद्धि होती है। अब देख लीजिए, ये देखिए, अगर आप आवर्त में, अब तीसरे आवर्त की बात कर लेते हैं कि आवर्त में आप अगर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो उनके जो परमाणु साइज है, परमाणु त्रिज्या है, वो घटेगी। इस सोडियम की ज़्यादा है, मैग्नीशियम से उससे कम, इससे उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन घटती जाएगी। अब देख लेते हैं ये चीज़ें। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिकीय और बाह्य कोष की दूरी बढ़ती जाती है। मतलब कि आवर्त में अगर हम देखेंगे, बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो परमाणु साइज जो है वो घटता जाएगा, बट समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज जो है वो बढ़ेगा। ऊपर कम रहेगा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा। ये मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु साइज बढ़ता चला आएगा। अब देख लेते हैं इसमें के जो तत्व हैं क्या हैं। ये पहला समूह है जिसमें हेलिना ने की रब से फरियाद, ये चीज़। तो लिथियम का देख लीजिए 152 है, दूसरे में सोडियम का 186 है, तीसरे में पोटेशियम का 231, रुबेडियम का 244, CS का 270। ये ऊपर से नीचे आ रही है तो बढ़ती चली जा रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। धात्विक गुण देख लेते हैं। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही धात्विक गुण कहते हैं। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ स्थित होती हैं। ये जो बाएं तरफ इधर साइड स्थित होती हैं, ऐसे होती है आवर्त सारणी। तो इससे हम 3 सेक्शन में जैसे बांटते हैं, तो इधर वाले सब ये सॉलिड होंगे, मेटल होंगे, धातु होंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते हैं। अब देखिए, आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण कम होंगे, मतलब कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता वो है कम होती जाएगी। ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके नाभिक में जो है आवेश बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति घटती जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति घटती जाती। बाएं से दाएं जाएंगे तो जो तत्व होंगे
ये तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने में सक्षम रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा जल्दी से। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है आवर्त में। अगर आवर्त सारणी में आवर्त में देखें बाएं से दाएं जाने पर ये होता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अब जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। आप अगर किसी व्यक्ति को पैसे देते हैं तो आप धनी होंगे या ऋणी होंगे। मतलब कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप धनी हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा धन है, तो धनात्मक। अगर उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें परमाणु मतलब तत्वों में भी यही चीज़ है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं तो ये धनात्मक आयन बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, कोई भी अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणी कहलाएगा, क्योंकि वो दूसरे से ले रहा है। तो ये चीज़ यहीं पर बताई गई है। जो धातु होते हैं वो आवर्त सारणी के बाएं तरफ स्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिससे ये धनायन बनाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे, समूह ऐसे रहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें रहती हैं, वर्टिकल लाइंस रहती हैं। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके धात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटाती है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। मतलब कि त्यागने की क्षमता जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ये धात्विक धनात्मक बनता जाएगा। धनात्मक बनेगा तो ये धात्विक, इसमें गुण आएंगे। धात्विक मतलब ये अच्छा धातु कहलाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब आधात्विक गुण देख लेते हैं, गुणधर्म। आधात्विक गुणधर्म, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। आपको हमने बताया कि आवर्त सारणी में अगर ये बाएं तरफ है तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये इधर वाले हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जब ग्रहण करेंगे तो ये ऋण आयन कहलाएंगे, मतलब ये ऋणी हैं, किसी से ले रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो धनात्मक, त्याग रहे हैं किसी को दे रहे हैं तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। अब ये अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती हैं। आपको हमने बताया इस साइड दाएं ओर पाई जाती हैं अधातुएं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, मतलब वो कम त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इधर वाले ज़्यादा त्यागेंगे, ज़्यादा दूसरे को देंगे तो धनात्मक, इधर वाले ज़्यादा दूसरे को नहीं देंगे मतलब लेंगे दूसरे से तो ये ऋणायन बनाएंगे तो ये अधात्विक कहलाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक चाहते, देना नहीं चाहते, लेना चाहते। जब लेना चाहते हैं तो इनमें अधात्विक गुण आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये देखिए, अगर हम समूह में बात करें, ये दाएं तरफ होते हैं अधातु। अगर समूह में हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम होता है। मतलब कि वो ज़्यादा दूसरे से लेना नहीं चाहते, देंगे, मतलब कि बल्कि वो ज़्यादा देंगे, लेना कम चाहेंगे, ज़्यादा देना चाहेंगे। इसलिए उनमें अधात्विक गुण पाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाते हैं। अब ये उपधातु क्या हैं या अर्धधातु? ऐसे धातु
जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं, जो आवर्त सारणी में मध्य में होते हैं। हमने आपको बताया था जैसे आवर्त सारणी है तो 3 भागों में जैसे बांट लिया, तो इधर वाले धातु, ये बीच वाले उपधातु या अर्ध धातु, और ये वाले अधातु, ये बात है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षार मतलब जिसमें OH माइनस रहता है, ये क्षारीय हो गए। तो धातु ऑक्साइड, कोई धातु है उसमें ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होगी, लेकिन अधातु ऑक्साइड वो अम्लीय होगी। अब ये टेबल 1 देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है आपको, ये देखते हैं। क्रमांक संख्या लिखी हुई है, गुण लिखे हुए हैं, आवर्त में परिवर्तन, कारण, समूह में परिवर्तन, कारण। अब देखते हैं इसमें क्या है। परमाणु साइज कम होता है, आवर्त में परिवर्तन कम होता है, परमाणु साइज कम होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिकीय एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। मतलब कि ये बताया गया है कि अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण नहीं होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा की दूरी के मध्य की दूरी घटती है। मतलब जब उनमें परस्पर आकर्षण होगा तो वे आपस में पास आएंगे, जब पास आएंगे तो उनमें उनकी दूरी, उनके मध्य की दूरी घटेगी, अगर दूर जाएंगे तो बढ़ेगी। अब ये अगला देख लेते हैं। समूह में परिवर्तन क्या होगा, बढ़ती है। कारण, नए कोष में जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है। मतलब कि नए कोष के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है, क्योंकि ये विद्युत वो दूसरे से जब लेते हैं तो ये इनके इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो इसमें नाभिक से और अंतिम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ेगी। अब धात्विक गुण देख लेते हैं। धात्विक गुण कम होता है, आवर्त में परिवर्तन कम होता है धात्विक गुण में। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में देखते हैं बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। संयोजित इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी। अधातुओं में समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब त्यागने की क्षमता बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, धातु कहलाएंगे। जब कोई तत्व दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो धनात्मक हो, जब धनात्मक होगा तो धातु, और जब किसी से लेगा तो ये ऋणायन होगा, जब ऋणायन हो जाएगा तो अधातु। ये बेसिक फंडा आप याद रखिए। 3rd नंबर है अधात्विक गुण, बढ़ता जाता है, आवर्त में बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और समूह में आवर्त की बात कर ली, अब ये समूह की बात करेंगे। समूह में कम होता जाता है, अधात्विक गुण कम होता जाता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम होती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से कम ग्रहण करेंगे तो वो थोड़ा सा धात्विक होंगे, और इसमें आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब ग्रहण करेंगे तो थोड़ा क्या अधात्विक होंगे। जब अधात्विक भी होंगे और धात्विक भी होंगे, दोनों गुण पाए जाएंगे तो वो क्या होंगे,
थोड़ा थोड़ा उपधातु की तरफ बढ़ेंगे, तो वही आधात्विक गुण को दर्शाता है। मतलब ये धात्विक गुण कम रखते हैं। अब यहीं से आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो ये आपका चैप्टर 5th तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक टेबल का यह चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और इन वीडियोस को ज़रूर पढ़ें, इनकी ज़रूर नोट्स बनाएं। अगर आपको इनमें कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, तो हम उसके लिए एक नई वीडियो ज़रूर बनाएंगे उस स्पेशल टॉपिक के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।